हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल बोर्ड क्लास के लिए है। इसमें प्रतिदिन एक वीडियो 8th क्लास के लिए डलता है और एक वीडियो 10th क्लास के लिए डलता है। तो ये जो वीडियो है ये 8th क्लास के लिए है। इस वीडियो में हम 8th क्लास के परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 8th क्लास का जो पेपर आता है उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, कुछ रिक्त स्थान आते हैं, कुछ सत्य असत्य, कुछ मिलान करने वाले, कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में मैंने सभी तरीके के प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इनका अभ्यास कीजिए। तो आइए चर्चा करते हैं बिना देरी के हमारे आज के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न लिखा हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। उनमें से जो भी ऑप्शन सही होता है उसका क्रमाक्षर आपको कोष्ठक में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान। देखिए, स्नेहक जो होते हैं वो होते हैं हमारे तेल, ग्रीस या कोई भी चिकना पदार्थ जो होता है, जैसे पाउडर हो गया, कैरम बोर्ड में पाउडर डालते हैं वो भी स्नेहक होता है। तो स्नेहक वो पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं। घर्षण मतलब रगड़। तो स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ब ऑप्शन है वो कम हो जाता है आएगा। तो स्नेहक द्वारा घर्षण का मान कम हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की, पहिए घर्षण के मान को। अब जो पहिए होते हैं ये गोल होते हैं और इनसे भी घर्षण का मान जो होता है वो कम हो जाता है। देखिए, घर्षण मतलब रगड़। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई समतल सतह है, या जैसे मान लीजिए एक तो प्लेट है आपकी, आप उसको सरकाएं ज़मीन पर, और एक आपका पहिया है, आप उसको सरकाएं ज़मीन पर, तो किसको सरकाना आसान होगा? तो आप जानते हैं कि जो पहिया होता है उसको सरकाना आसान होता है, क्योंकि जो लोटनी घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पर पहिए आपने पढ़ा होगा, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, स्थितिक घर्षण। तो उसमें पहिया जो है इसमें लोटनी घर्षण लगता है, और जो प्लेट वगैरह या कोई समतल सतह है इसमें आपके सर्पी घर्षण होता है। तो पहिए जो होते हैं वो घर्षण के मान को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ग ऑप्शन है, सॉरी मैंने यहाँ स भर दिया है, ग भरना चाहिए था। अब से आता है तो स होता, कै ख ग आता तो ग आता। तो यहाँ पर आप ये ग ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पहिए घर्षण के मान को कम कर देते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की, ध्वनि संचरित हो सकती है। देखिए, ध्वनि जो होती है आवाज, वो ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। हालांकि इनकी स्पीड जो होती है वो तीनों में अलग अलग होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें कि जैसे हमने मान लीजिए हम किसी छड़ के एक सिरे पर बोलते हैं, तो दूसरे सिरे पर हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। या हम दीवार पर मुंह लगा करके बोलें और अगर कोई व्यक्ति दीवार के दूसरी तरफ खड़ा है कान लगा करके, तो उसे वो आवाज़ सुनाई देगी। दीवार क्या है? ठोस। इसका मतलब हम समझे कि जो ध्वनि है वो ठोस में चल रही है। इसी प्रकार से द्रव, जैसे मान लीजिए हम पानी में बोलें और पानी में ही कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उस तक आवाज़ जरूर जाएगी। तो द्रव में भी जो है वो ध्वनि संचरित होती है। और गैस, हवा, जो कि अभी हम बोल रहे हैं, ये हम हवा के माध्यम से ही हमारी जो आवाज़ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है।
तो ध्वनि जो है तीनों माध्यमों में संचरित होती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो यहाँ पर हमारा जो घ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। घ ऑप्शन आपको भरना है। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? देखिए, जो आवाज जितनी कर्कश होगी, जितनी कठोर होगी, उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होती है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है: छोटी लड़की, छोटे लड़के, पुरुष की और महिलाओं की। इसमें से छोटी लड़की होगा या छोटा लड़का होगा या महिला होगी, उनकी जो आवाज होगी उसमें कर्कशता कम होगी। और जो पुरुष की आवाज होती है वो थोड़ी भारी होती है, कर्कशता ज़्यादा होती है, तो उसकी आवृत्ति भी कम होती है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी आवाज भारी होगी, कर्कशता होगी, उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होती है। देखिए, मेरा जो उद्देश्य होता है वो आपको केवल मात्र एबेसैड रटा देना नहीं है। चाहता तो मैं भी यहाँ पर आपको जो है इसमें ए आएगा, इसमें ब आएगा, इसमें से आएगा, भर लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको उसका आधार पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, कारण पता होना चाहिए कि यहाँ हमने पुरुष लिखा तो क्यों लिखा। भाई यहाँ पर हमने छोटी लड़की है तो उसका कारण ये मैंने आपको समझा दिया है कि भाई इसमें जो उसकी कर्कशता होती है वो ज़्यादा होती है, तो आवृत्ति कम होती है। आप भी इसी तरीके से याद करें, उस चीज़ के आधार को समझ करके याद करें, ताकि आपके ये जो ज्ञान है वो हमेशा काम आता रहे, केवल 8th क्लास के लिए ये ज्ञान नहीं रहे। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न, 5वें प्रश्न की। निम्न में से विद्युत का कुचालक है। अब देखिए, 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं सुचालक और एक होते हैं कुचालक। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। जैसे कि लोहा, जितनी भी धातुएं होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब सुचालक होती हैं। अब सुचालक कैसे हैं, इसका उदाहरण करके देखिए आप खुद। विज्ञान खुद करके मांगता है कि भाई खुद करके देखें आप उसको। आप लोहे की छड़ को एक तरफ से गर्म करें या एक तरफ उसके करंट लगाएं, और अगर आप दूसरी तरफ उसको अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि लोहे की छड़ धीरे 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 करके उसका दूसरा सिरा भी अपने आप ही गर्म हो जाता है, जबकि दूसरे सिरे को हमने गर्म नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ कि जो ऊष्मा है वो एक सिरे से बह करके दूसरे सिरे पर चली गई है। करंट भी ऐसा ही होता है, अगर एक सिरे पर करंट है तो वो भी दूसरे सिरे पर चल जाता है। करंट का प्रयोग आप करके मत देखिएगा, लेकिन ये केवल समझाने के लिए। तो अब इन कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें ना करंट बहता है ना ही ऊष्मा बहती है। तो इनमें से आपको देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं, नींबू का रस, रस है वो, तो उसमें तो अम्ल है, तो वो तो विद्युत का सुचालक होगा। सिरका, समुद्री जल, आसूत जल। देखिए, आसूत जल, जल और आसूत जल में फर्क होता है। जल तो हमारा जो सामान्य पानी होता है, इसको हम जल कहते हैं। अगर इसमें हम करंट दौड़ाएंगे या इसको गर्म करेंगे तो इसमें ऊष्मा बह जाएगी, करंट भी बह जाएगा, ऊष्मा भी बह जाएगी, तो हमारा जो जल है ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, लेकिन जो आसूत जल होता है, जो बिल्कुल शुद्ध जल होता है, जिसमें तनिक भी अशुद्धि नहीं होती है, उस जल को हम आसूत जल कहते हैं। और आसूत जल जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, वो विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ख ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि निम्न में से विद्युत का कुचालक है, तो आपका उत्तर होगा आसूत जल, क्योंकि इसमें विद्युत नहीं बहेगी। अब हम चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न की। देखिए, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था। देखिए, ये हमारे देश के साथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन 2001 को, हमारे देश के जो गुजरात राज्य है वहाँ का जो भुज क्षेत्र है, गुजरात जो राज्य है, स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य है, उसका जो भुज क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही
तीव्र भूकंप आया था। कई इमारतें गिर गई थी। तीव्र भूकंप था 7 रिएक्टर स्केल पे, जिसकी तीव्रता 7 थी। ऐसा भूकंप आया था। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है गए गुजरात के भुज क्षेत्र में। देखिए, मैंने जो आपको ये 6 प्रश्न बताए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्योंकि देखिए, दैनिक जीवन से संबंधित जो परीक्षा में, देखिए हमें ये भी अनुमान होना चाहिए कि हमारे परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। और परीक्षा में ज़्यादातर वही प्रश्न जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हों। तो ये 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई है। अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे कुछ रिक्त स्थानों की, क्योंकि आपकी परीक्षा में कुछ रिक्त स्थान भी आते हैं। तो जैसे पहला रिक्त स्थान है सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। देखिए, सजातीय मतलब एक जैसे आवेश। जैसे कि आपने चुंबक में भी पढ़ा होगा, चुंबक का प्रयोग भी क्लास में करके देखा होगा कि जब एक जैसे सिरों को अगर हम पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। खेलते खेलते भी आपने चुंबक का प्रयोग किया होगा कि चुंबक के 2 सिरों को पास में लाते हैं तो कभी तो वो एक दूसरे को खटाक से पास खींच लेते हैं और कभी वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ऐसा दूर भागने का जो कारण ये होता है कि अगर दोनों एक जैसे सिरे पास में लाते हैं हम, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। ऐसे ही सजातीय आवेश भी होता है। अगर आवेश भी एक जैसे हैं तो वो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप जानते हैं, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि रिक्त स्थानों के आंसर मैं वीडियो के नीचे जहाँ रिक्त स्थान खत्म होंगे, समाप्त होंगे, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो इन रिक्त स्थानों के आंसर भी वहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख लीजिए कि ये सभी जो अपने रिक्त स्थान हैं उनके आंसर हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसका आंसर आएगा प्रतिकर्षित। तो वहाँ आप समझ लीजिए और यहाँ से देख करके आप उसका उत्तर भर लेना। तो आवेश 2 प्रकार के बता दिए, धनायन और ऋणायन। तो यहाँ खाली स्थान में आपको केवल 2 भरना है। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। देखिए, भूपर्पटी जो हमारी जो सतह है इसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, जिस पर हम बैठे हैं। भूपर्पटी के जो भीतर सतह पर यानी अंदर गहराई में जब विक्षोभ होता है, मतलब नीचे भी प्लेटें होती हैं, जमीन के नीचे एक तरीके से प्लेट होती है, जैसी टाइलें हमारी यहाँ लगी हुई है ना फर्श पर, ऐसी ही टाइलों की संरचना नीचे भी होती है। और जब उन टाइलों में हलचल होती है किसी भी कारण से, ज्वालामुखी फटने से या और भी कई कारण हो जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, जमीन के नीचे जो जमीन है वो कांपने लग जाती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं, यानी भूमि का कांपना। आपसे पूछा जाए भूकंप किसे कहते हैं, तो भूकंपन मतलब भूमि का कांपना, उसे भूकंप कहते हैं। और ये भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में आपको भरना है भूकंप। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न की। भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम। तो भूकंप जो होता है इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि कब आएगा, कोई नहीं बता सकता है। हालांकि जानवरों को जरूर इसका आभास हो जाता है, बाकी ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिसके द्वारा हम ये मालूम कर सके कि भूकंप कब आएगा, किस क्षेत्र में आएगा। लेकिन हाँ, भूकंप आने के बाद में उसको नापा जा सकता है कि वो कितना तेज था। उसको हम रिएक्टर स्केल भी कहते हैं, और वो जो स्केल होती है उसको तो हम रिएक्टर स्केल कहते हैं, और वो जो यंत्र होता है उसको हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम सीस्मोग्राफ है। अगर स्केल का नाम पूछे तो आपको लिखना है रिएक्टर स्केल, जिसमें 7 सबसे ज़्यादा होता है। 7 तीव्रता वाला जब भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी दीवारें और
बिल्डिंगें गिर जाती हैं। चर्चा करते हैं अपने 5वें प्रश्न की, ध्वनि का मात्रक होता है। देखिए, जैसे किसी भी चीज़ को हम नापते हैं, जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर आप चीनी लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 1 किलो चीनी दे दीजिए। मतलब वजन नापने की इकाई क्या है, मात्रक क्या है, किलोग्राम। ऐसे ही आप दूध लेने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि 1 लीटर दूध दे दीजिए। मतलब जो भी तरल पदार्थ होता है उसका मात्रक होता है लीटर। ऐसे ही हर चीज़ का मात्रक होता है। तो ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। तो हम ध्वनि के लिए क्या कहेंगे, 2 डेसिबल ध्वनि है, 5 डेसिबल ध्वनि है, इस तरीके से। तो ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, उसको डेसिबल में नापते हैं। यहाँ पर ये देखिए, सभी प्रश्नों के जो सभी रिक्त स्थानों के प्रश्न आपको दिए हुए हैं कि आपको किस में कौन सा भरना है, यहाँ देख करके आप भर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं अपने कुछ सत्य असत्य पर। आपकी परीक्षा में कुछ सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो आप सत्य लिखिए, टी लिखिए। कई बार आपको हिंदी में सत्य लिखना पड़ता है, कभी वो टी लिखवाता है, तो कुछ भी लिख दो, टी मतलब ट्रू। और यदि गलत है तो असत्य मतलब फॉल्स, एफ लिखिए। इंग्लिश में लिखना है तो टी और एफ लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो सत्य और असत्य लिखेंगे। अब जैसा पहला हमारा सत्य असत्य का प्रश्न है, आयरन जल से तीव्र क्रिया करता है। आयरन मतलब लोहा, तो लोहा जल पानी से तीव्र क्रिया करता है क्या? तीव्र क्रिया का मतलब होता है जैसे ही उसमें डालें और उसमें कोई भी क्रिया हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पानी में आपने इनो डाला, इनो पाउडर होता है ना जो एसिडिटी के लिए लेते हैं, तो आप देखो तुरंत झाग आ जाते हैं। तो तुरंत जो क्रिया होती है उसको हम तीव्र क्रिया कहते हैं। क्या आयरन पर अपन पानी डालते हैं तो ऐसी कोई क्रिया होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो आयरन जल से तीव्र क्रिया नहीं करता है, ये बात गलत लिखी हुई है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे असत्य। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हर चीज़ समझा करके बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आएगा। केवल मात्र ये, अब मैं चाहता तो आपको यही कह देता, आयरन जल से तीव्र क्रिया करता है क्या, असत्य। तो ये सत्य असत्य बताना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को समझना भी आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ये अगर असत्य लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है। चलिए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। मरकरी पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए, मरकरी जो पारा होता है वो आपके थर्मामीटर में होता है। जो डॉक्टर, आप कई बार जब आपको बुखार हुआ होगा तो डॉक्टर आपके मुंह में जो एक यंत्र लगाता है जीभ के नीचे, और उसको थोड़ी देर आपके लिए लगा करके रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर। उससे बुखार नापते हैं, और उसमें जो द्रव भरा रहता है वो होता है पारा। समझ गए तुम? उसको हम मरकरी भी बोलते हैं। तो मरकरी पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल, देखिए थर्मामीटर में वो द्रव ही होता है ना, पानी की जैसा, थोड़ा गाढ़ा जरूर होता है लेकिन वो द्रव होता है। तो यहाँ पर ये कथन जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य। चर्चा करते हैं अपने तीसरे सत्य सत्य की। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन होते हैं कोयला, पेट्रोल। अब इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो क्या इनको प्रयोगशाला में बना सकते हैं क्या? क्या कोई इतना इंतजार कर सकता है क्या? और क्या किसी व्यक्ति की उम्र करोड़ों वर्ष होती है क्या? ना किसी उपकरण की उम्र करोड़ों वर्ष होती है, ना किसी व्यक्ति की उम्र करोड़ों वर्ष होती है। तो जीवाश्म ईंधनों को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा आएगा असत्य, एफ। देखिए बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत से लिखना पड़ता है, आपके लिए प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं, कौन सा प्रश्न आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। जो आ सकता है उनको लेना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत होती है। तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख जरूर रहे हैं लेकिन उसको लाइक करना भूल रहे हैं। उसको लाइक ज़रूर करें ताकि
आगे से आगे बच्चों तक पहुंच सके। कमेंट ज़रूर करें कि भाई आपको अगर वीडियो पसंद आया है या नहीं पसंद आया, उसका कमेंट ज़रूर करें। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे सत्य सत्य पर। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। देखिए, दो तरह के ईंधन हम वाहनों में डालते हैं, हमारे वाहनों में चलते हैं। पेट्रोल से भी चलते हैं, डीजल से भी चलते हैं, और आजकल जिसको हम गैस कहते हैं कि भाई गैस के भी चलते हैं, जिसको हम सीएनजी कहते हैं, सीएनजी से भी चलते हैं। तो देखिए, पेट्रोल डीजल से जो भी गाड़ी चलेगी उसमें धुआं निकलेगी, और सीएनजी से जो चलेगा उसमें धुआं नहीं निकलेगा। तो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है क्या? मतलब ये उल्टा लिख दिया गया है। सीएनजी प्रदूषक नहीं है, पेट्रोल प्रदूषक है। तो इसमें भी यहाँ पर उल्टा लिख दिया। तो उल्टा लिख दिया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर जो कोक होता है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। यहाँ हम लिखेंगे सत्य, टी। यहाँ हमारे सत्य असत्य के प्रश्न थोड़े समाप्त होते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे कुछ अति लघुतरात्मक व छोटे प्रश्नों पर। पहला हमारा प्रश्न है, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। जीवाश्म ईंधन अभी मैंने बताया जो कि जमीन के नीचे होते हैं, उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो दो जीवाश्म ईंधन है, उसमें एक है कोयला और दूसरा है पेट्रोलियम। अगर और नाम पूछे तो आप उसमें प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं। तो ये है, तो कोयला और पेट्रोल। कोयला लकड़ी से बनता है, पेट्रोल बनता है आपके जीव जंतुओं के दबने से। आइए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की, दहन किसे कहते हैं। देखिए, दहन का तात्पर्य होता है जलना। जब कोई चीज़ जलती है ना तो उसे हम दहन कहते हैं। अब जब दहन होता है तो आप जानते हैं, जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें एक तो प्रकाश निकलता है और एक उसमें ऊष्मा मतलब गर्मी निकलती है। तो दहन के लिए दो चीज़ जरूरी होती है। मतलब दहन उसे ही कहेंगे जब कोई चीज़ जलती है और उसमें यदि ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकल रहे हैं तो वो दहन होता है। समझ गए? अब इसको लिखना कैसे है वो देख लीजिए। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्रकाश और ऊष्मा देता है, उसे हम दहन कहते हैं। भाई, दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीज जलेगी नहीं। समझ गए? और प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न होना चाहिए, तो दहन हो गया। तीसरा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम लिखिए। देखिए, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जैसे फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, इस धुएं के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें होती हैं उसके धुआं में। ये ऊपर चली जाती हैं चिमनी के द्वारा, अब वहाँ जा कर के इकट्ठी हो जाती है। अब जब बरसात के दिनों में बरसात होगी तो बरसात जब इन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे गिरेगी तो उसके साथ ही, पानी के साथ ही, ये जो गैसें हैं ये भी नीचे आएंगी, और ये दोनों अम्ल होते हैं। तो पानी के साथ में अम्ल भी नीचे आ रहा है, तो इस बरसात को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से हमारी त्वचा खराब हो जाती है। जैसे अब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी तो त्वचा खराब हो गई, बालों में गिर गए तो बाल खराब हो जाते हैं, भवनों पर गिरेंगे तो भवनों की दीवार खराब हो जाएगी, खेतों में गिरेंगी तो खेतों की जमीन अम्लीय हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा जो है हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए कहते हैं कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो जो अम्ल होता है वो पहली या दूसरी बरसात में पूरा गिर जाता है। उसके बाद में अम्ल की मात्रा खत्म हो जाती है, फिर उसमें बरसात का पानी सही होता है। और पहली और दूसरी बरसात का पानी जो है लोग इकट्ठा भी नहीं करते। कई बार कई लोग टैंकों में इकट्ठा करते हैं। अपने जो पश्चिमी राजस्थान है जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ लोग जो हैं अपने टैंकों में बरसात का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो पहली और दूसरी बरसात का पानी इकट्ठा नहीं करते क्योंकि वो अम्लीय वर्षा का होता है। विलुप्त एवं संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। देखो, विलुप्त और संकटापन्न मतलब ऐसी जातियां जो खत्म होने को है, जिन पर संकट आया हुआ है, जिनका बहुत ज़्यादा शिकार हो गया है, और अगर अब उनका शिकार होगा तो वो खत्म हो जाएंगी, ऐसी जातियों को विलुप्त जाति कहते हैं। इनका रिकॉर्ड एक बुक में रखा जाता है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं।
यहाँ हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर भी चर्चा समाप्त होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाए, कुछ रिक्त स्थान समझाए हैं, कुछ सत्य सत्य और कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न समझाए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वापस आपसे रिक्वेस्ट है, इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन दबा लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।